हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथियस वर्ड। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही बेहतर होगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे द्विघात समीकरण के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। और मेन पॉइंट ये है कि बच्चों, आज मैं ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि एग्जाम में गारंटी है कि आपको 1 से 2 नंबर पहली बात तो दिलाएंगे ही, और अगर उस पर बढ़िया वाला क्वेश्चन बना तो पक्का है 5 नंबर तो बनेगा ही। चलिए तो बात करते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जो कि यहाँ पर मैं एक बात आज बताने वाला हूँ कि आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपके द्विघात समीकरण का ही एक पार्ट है। किसका है? द्विघात समीकरण का एक पार्ट। सर द्विघात समीकरण का एक पार्ट है तो इसका मतलब है कि जो अभी हमने लास्ट वीडियो में एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा? श्रीधराचार्य वाला। उस श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले पे जो एक बीच वाला एक फॉर्मूला था, कौन सा भाई? वो डी वाला। कौन सा? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला। यानी कि कहीं हम डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम उसी की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि वहां पर ये क्या बताता है, यहां पर बताता है कि रूट्स ऑफ नेचर, सॉरी नेचर ऑफ रूट्स, मैं उल्टा बोल रहा हूं। बिल्कुल ये क्या करता है, इसको पहली बात तो हिंदी में कहते हैं विविक्त कर। क्या कहते हैं? विविक्त कर। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और दूसरी बात ये है कि ये बताता है क्या? नेचर ऑफ रूट्स। यानी कि जो हम रूट्स होते हैं यानी कि जो मूल होते हैं, मूल का व्यवहार बताता है या प्रकृति बताता है। क्या बताता है? प्रकृति। समझ गए? मूल की प्रकृति बताता है। चलो यहां तक बातें समझ में आई। चलिए तो मैं आज इसी के बारे में बात करने वाला हूं, और ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि एग्जाम में गारंटी है कि 1 नंबर का बनेगा ही बनेगा, चाहे वो एक क्वेश्चन आपको धीरे से दे दे या फिर पूछ ले, लेकिन यहाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैंने कहा इस वीडियो को बहुत ज़्यादा बढ़िया से अच्छे से वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊँ, ताकि यहाँ से क्वेश्चन जो बने वो आप लोग बड़े आसानी से सॉल्व कर लो। ठीक है, चलो ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ हमारे नेक्स्ट मतलब इस पॉइंट यानी कि हेडिंग के बारे में। हेडिंग हमारा क्या है जी? हम बताते हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण। किसके? द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं? नेचर ऑफ रूट्स। और उसके बाद क्या है? ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको ये पूरा अच्छे से सीखना है तो बस आप ऐसे ही वीडियो देखते रहो। देखो ध्यान से समझना, यहाँ से मैं आपको बहुत अच्छी बातें बताने वाला हूँ। जैसे हमने कहा तो द्विघात समीकरण के बारे में हमने पढ़ा था ना। द्विघात समीकरण में हमने एक श्रीधराचार्य का एक फॉर्मूला पढ़ा था, जहाँ से हमने डी के बारे में फाइंड किया था। भाई डी हमारा क्या है? डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि हमारा क्या है? विविक्त कर, और इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है जहाँ से हमें क्या पता चलता है भाई? मूलों के लक्षण या फिर मूलों की प्रकृति। समझ रहे? तो अब यहाँ सर कैसे पता चलेगा? मेन पॉइंट ये है, इसमें 3 कंडीशंस बनते हैं। कितने कंडीशंस? बेसिकली 4 बनते हैं, मैं लेकिन आपके लिए जो है 3 ही मतलब काफ़ी हैं। उतने में आपका सवाल हो भी जाएगा, उतने में आपकी कहानी बन भी जाएगी। तो बात करते हैं इस पर। ठीक है, तो इस पर जो 3 पॉइंट्स होते हैं। कितने पॉइंट्स होते हैं जी? 3 पॉइंट्स होते हैं। वो कुछ इस तरीके से होते हैं, 1, 2 एंड 3। ध्यान से समझना। पहला पॉइंट ये है कि जब हमारा D यानी कि विविक्त कर जो है हमारा बराबर हो जाता है किसके? 0 के। ठीक है, पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट, जब D ग्रेटर देन होता है किसके? 0 के। और तीसरा होता है जब D लेस देन होता है किसके भाई? 0 के। आप समझना, यहां से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलने वाले हैं। देखो जब हमारा D 0 के बराबर हो जाता है तो हमारे जो मूल होते हैं यानी कि जो रूट्स होते हैं, जो हमारे रूट्स होते हैं
वो कैसे होते हैं? सबसे पहली बात तो ये वास्तविक होते हैं। क्या होते हैं भाई? वास्तविक, यानी कि इंग्लिश में कहा जाए तो रियल। कैसे बनते हैं भाई? रियल बनते हैं। सर यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन दूसरी बात ये भी हो जाती है कि अगर हमारे मूल बराबर हैं तो कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर ये बराबर होगा तो इनके क्या मूल बराबर बनेंगे, या मतलब समान बनेंगे या असमान बनेंगे, ये भी डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो सबसे पहली बात कि अगर मूल वास्तविक हैं और ये बराबर में है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो हमारे मूल बनेंगे वो कैसे बनेगा? समान बनेंगे। वाह क्या बात है सर, समान बनेंगे। कैसे बनेंगे? समान बनेंगे। हमेशा याद रखना, जब हमारे मूल यानी कि d बराबर 0 होता है तो हमारे मूल क्या होते हैं जी? समान होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं, आपस में हमेशा बराबर होंगे। इसी का हम क्या कह सकते हैं इंग्लिश में? अगर हम इंग्लिश की बात करें इसे तो इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल। अब सवाल बनता है इस पे भी कि सर चलिए मान लेते हैं ये बराबर होता है, क्या ये हमारा परिमेय बनेगा या अपरिमेय बनेगा? ये भी बात बनती है। हालांकि आपके लेवल में जो है परिमेय अपरिमेय का कोई जिक्र नहीं है, यानी क्लास 10th में परिमेय अपरिमेय का जिक्र नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके बारे में ना ही बताऊँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपके दिमाग में जो है ना कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं इतना समझा दे रहा हूँ कि वास्तविक और समान, इसमें क्या बनेंगे? वास्तविक और समान। दूसरी बात, जो हमारा d इज़ ग्रेटर देन 0 होता है, जब हमारा d ग्रेटर देन 0 होगा तब इसकी जो मूल होंगे वो उस समय तो होंगे वास्तविक। क्या होंगे? वास्तविक होंगे, बिल्कुल, यानी कि रियल होंगे, लेकिन समान नहीं होंगे, यानी कि असमान होंगे। क्या होंगे जी? असमान होंगे, यानी कि अनइक्वल। अब समझना, अगर समान हुए मतलब इसमें क्या था? समान था, इसमें असमान, चेंजेस आ रहे हैं। बिल्कुल। अब समझना, यहाँ से अगर हम d लेस देन 0 होगा, अगर d हमारा छोटा होगा 0 से, तो जाहिर सी बात है ऊपर वाला वैल्यू क्या होगा? कब छोटा होगा तो यह हमारा क्या बनेगा? इमेजिनरी। इमेजिनरी इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है अवास्तविक। क्या होता है जी? अवास्तविक। ये बात समझ पाए? अवास्तविक यानी इमेजिनरी, या फिर वर्चुअल बोल सकते हो इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ तक बातें समझ पाए? अगर इमेजिनरी बनेगा तो इसमें इक्वल अनइक्वल का कोई मतलब ही नहीं निकलता। ठीक है, तो मेन पॉइंट क्या है कि हमारे ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इस पे बेस्ड जो सवाल बनने, 1 नंबर तो गारंटी है भाई, 1 नंबर यहाँ से गारंटी है। तो समझो कि ये जो पॉइंट्स हैं यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, इतनी देर में काफ़ी है, इतना मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, चलिए, तो अब मैं इस पे बेस्ड जो है सवाल करवाने वाला हूँ। सर क्या करवाने वाले हो आप? सवाल। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक सवाल करवाने से पहले मैं एक और पॉइंट बता देना चाहता हूँ कि आज जैसे मैंने कहा कि हमारा जो d = b² - 4ac है, मैंने अगर जैसे कंडीशन कहा कि d, पहला कंडीशन हमारा क्या था? d = 0। अगर ये d = 0 था तो इसके क्या थे? पहली बात तो ये रियल था, यानी कि वास्तविक था, और दूसरी बात ये था कि ये हमारे सेम था, मतलब इक्वल था। एक तरीके से क्या कह सकते हैं? इक्वल थे। उसके जो रूट्स आ रहे थे वो, यानी मूल जो बन रहे थे वो क्या थे? इक्वल थे। तो हम ये भी कह सकते हैं। तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट एक फार्मूला निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। चलिए आइए देखते हैं कि अगर ये बराबर होगा तो कितने के बराबर होगा। हमने कहा b - 4ac = 0, बिल्कुल 0। ठीक है, हमने कहा कि b², ये इसको उस तरफ लेके जाओ, बराबर 4ac, बिल्कुल। हमने कहा बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं भाई, ये बताओ, हमने कहा कि हमें मूल के बारे में पता करना है। ठीक है, किसके बारे में पता करना है? मूल के बारे में। तो चाहे तो यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या पता चलेगा आपको? जैसे 2-3 चीज़ें होती हैं। मैंने कहा ax² + bx + c = 0। यहाँ से आपको 2-3 चीज़ें, जैसे a, b और c, इन तीनों में रिलेशन आपको पता है डायरेक्टली, समझ रहे हैं? तो यहाँ से आपको मोस्टली तो a और b दिया रहेगा, लेकिन c आपसे कभी नहीं, c कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है, c की जगह पर डायरेक्ट कर देगा k। तो अब बताओ कि यहाँ k का वैल्यू क्या होगा? तो ऐसे पॉइंट पे हम एक काम करते हैं भैया, k यानी कि c = हम क्या करते हैं? c = यहाँ से हम इसका वैल्यू उधर लेके जाते हैं। तो हमने कहा b² / 4a। जब हम इस तरीके से रखते हैं तो हमारा जो k का वैल्यू है वो निकल जाता है। एक फार्मूला तो ये हो गया।
अब देखो, अगर यहाँ पर जब हमारे मूल इक्वल है तो इसके मैं इस फॉर्मूले को डिराइव मैं करवाऊंगा नेक्स्ट, उसमें मतलब जब मैं इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में बात करूंगा, जब आपका मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, इनके बारे में बात करूंगा, तब उस समय मैं इसको डिराइव करवाऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर बता दूं कि जब हमारे मूल समान होते हैं, क्या है, मूल समान होते हैं, तो उनको निकालने का एक फॉर्मूला है भैया, क्या है, वो है -b/2a, -b/2a। कोई भी फॉर्मूला, कोई भी वो हो, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि हमारे जब मूल समान है भाई, तो मूल क्या हो सकते हैं, वो यही होगा आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ तक बातें समझ में आ गई। तो ये आप हेडिंग डाल सकते हैं और बढ़िया से अच्छे से नोट कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये दो के दोनों, बिल्कुल ये दो के दोनों कैसे हैं जी, इंपॉर्टेंट है। खुलो जी, ये हो गया, ठीक। चलिए अब इस पे बेस्ड है हम सवाल करते हैं, इस पे बेस्ड हम सवाल करते हैं। चलो, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी और साथ ही आप सारे के सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ पा रहे हो। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट करिए। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने, मैंने कहा कि चलो भाई एक काम करते हैं, एक समीकरण उठाते हैं और उस समीकरण के बारे में हम कहते हैं कि ये बताइए कि इस समीकरण में मूल हमारे वास्तविक हैं या नहीं है। हमें ये पता करना है, क्या पता करना है जी, हमें मूल वास्तविक है या नहीं है। पहली बात तो ये है, पहला सवाल हमने कहा 9x², बिल्कुल, और फिर -3x -2 = 0। अगर इस तरीके से इक्वेशन दिया है तो हम कहते हैं कि भाई मूल समान है या नहीं, मतलब मूल कैसे हैं इसके, उसकी प्रकृति हमें बताइए। तो सवाल ये कहता है कि इसकी हमें क्या बताना है, नेचर ऑफ रूट्स, हमें ये बताना है। ठीक है, अगर इस प्रकार से आप पूछेंगे तो ध्यान से समझिए। तो हमने कहा भाई ये बताइए कि अगर यहाँ से क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ax² + bx + c = 0 से क्या करते हैं हम भाई, तुलना करते हैं। क्या करते हैं, तुलना करते हैं। और जब तुलना करते हैं तो हम यहाँ से उसका a वैल्यू निकाल लेते हैं, बिल्कुल a = 9 और b का आ जाता है -3 और c का आ जाता है -2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ हमने कहा d = b² - 4ac, बिल्कुल, तो हम इस पे रख देते हैं। तो हमने कहा b कितना है जी हमारा, -3 का होल स्क्वायर, और उसके बाद -4 इंटू a कितना है 9 और c कितना है जी हमारा -2। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। हमने कहा ये हो गया हमारा 9 और ये हो गया हमारा क्या 36 दूना 72, ये हो गया 72 और ये हो गया कितना, सब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 81। पहली बात तो ये 0 से बड़ा है, पहली बात 81 जो है 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। तो इसका मतलब है, तो ये क्या होगा, क्या होगा कि ये होगा हमारा मूल वास्तविक, यानी कि रियल होगा। ठीक, बिल्कुल होगा, वास्तविक होगा भाई। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये मूल बड़ा है। चलो, वास्तविक होगा। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं, क्या ये पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब होल, मतलब क्या ये स्क्वायर है एक, बिल्कुल। अगर एक स्क्वायर है, जैसे मैंने कहा ये अगर एक स्क्वायर है तो इसके रूट्स जो होंगे वो बराबर भी हो सकते हैं। मतलब क्या हो सकते हैं भाई, इसके रूट्स जो होंगे बराबर होंगे। हमने कहा 9, बिल्कुल। हालांकि ये हमने कहा कि ये 0 है ना, सॉरी देखिए पूर्ण वर्ग की कहानी मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ये रेशनल इरेशनल के लिए होती है। फिलहाल ये बातें आती हैं कि ये मूल कैसा था, वास्तविक था या नहीं, तो ये बातें यहाँ तक आ जाती हैं। ठीक है, वास्तविक के बारे में बात करते हैं केवल। ठीक है, अगर वास्तविक है, अगर ये अनइक्वल की बात करते हैं भाई, जाहिर सी बात है कि अगर इसमें d > 0 होता है तो इसका मतलब है क्या क्या हो सकते हैं, मूल वास्तविक हो सकते हैं, पहला पॉइंट रियल हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट अनइक्वल होंगे, क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, बिल्कुल। तो ये तो आंसर यहीं से आ जाता है कि असमान होंगे और वास्तविक होंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए, तो अब इसके बाद हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं, इसके बाद हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे गए हैं। तो मैं एक सबसे पहला एग्जांपल ले रहा हूँ 2020 का
कौन से ईयर का भाई? 2020 का मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। वो भी अब हो सकता है 1 नंबर में पूछा जाए, हो सकता है 2 नंबर में पूछा जाए। तो अब आप समझिएगा इस सवाल की महत्व। ठीक है, तो यहाँ से 1 नंबर का सवाल आप मान के चलिए कि इस एरिया से आपका बनेगा ही बनेगा, गारंटी है। ठीक है, तो चलिए अब गारंटी के साथ अगर हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ होगा। बिल्कुल, चलिए तो ये सवाल कह रहा है कि यदि मतलब द्विघात समीकरण दिया है, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। कह रहा है कि अगर इक्वेशन क्या है जी, हमने कहा p x² माइनस 2√5 इंटू एक्स, उसके बाद माइनस है प्लस, हाँ प्लस 15, सॉरी ये px है प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अब ये कह रहा है कि इसके जो रूट्स हैं, इसके रूट्स क्या है भाई? इक्वल है। इसके रूट्स इक्वल हैं, यानी कि मूल क्या है? समान है। तो हमें क्या चाहिए? यहाँ p का वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? p का वैल्यू चाहिए। इस तरीके से सवाल आपसे पूछेगा। हमें क्या गिवन है भाई? रूट्स इक्वल है। क्या है? रूट्स इक्वल है। तो अब आपको समझना है कि यहाँ हमें p का वैल्यू कैसे निकालना है। इसके सॉल्यूशन पे समझिए बात, सॉल्यूशन की कहानी समझिए। मैंने कहा कि अगर रूट्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि हमारा जो d इज इक्वल टू 0 होगा। बिल्कुल होगा। हमने कहा ठीक है भाई, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमने कहा भाई b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा। बिल्कुल होगा अगर रूट्स इक्वल हैं तो। ठीक है, चलिए तो हमने कहा कि भाई एक काम करते हैं, यहाँ से हम निकाल लेते हैं आंसर। बिल्कुल, हमने कहा कि हमें p का वैल्यू चाहिए ना, p का वैल्यू चाहिए, निकल जाएगा, बड़े आराम से निकलेगा। तो इधर देखिए ध्यान से, हमने कहा पहले अगर मूल इक्वल है तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, b का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? माइनस 2√5 इंटू पी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है हमारा? p है, इंटू c क्या है हमारा? 15 है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा जी? इसका स्क्वायर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, तो ये हो जाएगा 20। कितना? 20p² माइनस ये क्या हो जाएगा? 60p। यहाँ तक बातें समझ में आई? 0। तो अब समझिए मेन पॉइंट, यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। हमने कहा p² माइनस 40p, सॉरी 40 कह रहे हैं, इसमें से अगर हमें 20 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 3p इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सर कैसे? क्योंकि ये हमारा जो 20 इधर हमने कॉमन लिया था वो भेज दिया उस साइड में और उसका वैल्यू क्या हो गया? 0। समझ गए ये बात? ठीक है सर, तो हमने कहा एक काम करते हैं, उधर रखते हैं। बिल्कुल, क्या करेंगे? या तो उसको उधर रख लो या तो इसमें से p कॉमन ले लो, कुछ ना कुछ ऐसे करके यहाँ से हम p का वैल्यू निकाल लेंगे। जब यहाँ से p का वैल्यू निकाल लोगे तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए ठीक है, हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, हमने कहा भाई p² इज इक्वल टू 3p। बिल्कुल ऐसा कुछ सीन बन रहा है। एक काम करते हैं, तो यहाँ से p जो है कैंसिल आउट। बिल्कुल, तो p का वैल्यू क्या आ गया? 3। ठीक, तो यहाँ तक आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, ये आंसर आया, आपको समझ में आया? बिल्कुल। हाँ देखिए मेन पॉइंट क्या है कि यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि आंसर आया एकदम सही, एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो p इज इक्वल टू 3 है। कैसे आया ये आपको मैंने सामने करके दिखाया। देखिए b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये तो d क्योंकि हमारा क्या रूट क्या है? इक्वल है। ध्यान समझिए, तो यहाँ से b का वैल्यू क्या हो गया हमारा? यहाँ से b का वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया सर, क्योंकि हमेशा माइनस साथ में लेके चलेंगे, माइनस हमेशा साथ में लेके चलेंगे। तो ये हो गया हमारा क्या, उसको पुट किया। फिर 4a का वैल्यू क्या है? यहाँ पर p है और c का वैल्यू क्या है? 15 है, उसको पुट किया। फिर मैं यहाँ से मैंने कितना 20 कॉमन लिया, तो 20 इधर से कॉमन लिया, इधर से 20 कॉमन लिया, तो क्या हो गया 3 इंटू 20 यानी कि 3p बचा। तो इधर आ गया, हमने p को इस साइड, हमने 3p को इस साइड में भेजा, तो यहाँ से हमने p से p कैंसिल आउट कर दिया, p का वैल्यू क्या आ गया? 3। आंसर समझ में आ गया? आई होप बहुत अच्छी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। और ये बहुत ही सिंपल, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म है जो मैंने सिखाया आपको।
हालांकि इसके अलावा भी जो तरीके हैं, मैं 2-3 तरीके आपको बताऊंगा इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का अलग अलग, लेकिन अभी नहीं। ये सवाल मैं आपको जब बाद में आपको सिखाऊंगा तो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर दूंगा, ठीक है। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि मेथड आप लोग पहले सीखोगे, फिर बाद में आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो उसके लिए मैं बताऊंगा कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, वो सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। तो इतना काफ़ी है आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच, ठीक है।